स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे चैप्टर नंबर 7 बायो एनर्जेटिक्स, और आज का टॉपिक होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ये हम कोई केमिस्ट्री वाले क्वेश्चंस को आंसर नहीं करेंगे आपके, बल्कि जो बायोलॉजिकली ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हो रहे हैं उनको आंसर करने की कोशिश की जाएगी। तो आप इसका ताल्लुक, नो डाउट कॉन्सेप्ट तो केमिस्ट्री वाला ही होगा, नो डाउट, लेकिन इसको बायोलॉजिकली हम हल करेंगे कि आखिर जिंदगी में, लाइफ में अगर कहीं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हो रहे हैं तो वो कैसे और कहाँ पर हो रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जिंदगी में कितने लाइफ प्रोसेसेस गोइंग ऑन है, तो वहां पे हमें चाहिए कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी। कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी यानी कि हम ये नहीं हो सकता कि हम कभी सोचें कि एनर्जी जो है वो हमें नहीं मिलेगी। हमें हर वक्त एनर्जी चाहिए, एवरी टाइम वी नीड एनर्जी। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आप कह लो कि हम जो पढ़ेंगे फ्लो ऑफ एनर्जी के लिहाज से क्या चीजें पढ़ेंगे, एक्विजिशन के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी कैसे करती है, एक्विजिशन मीन एक्वायर कैसे की है, हासिल कैसे की जाती है, और फिर हम लाइफ प्रोसेसेस को भी देखेंगे कि एनर्जी का इस्तेमाल ग्रोथ में हो रहा है, एनर्जी का इस्तेमाल हमारी मूवमेंट्स में, इवन पल के भी झपक रहे हैं तो एनर्जी लगती है तो मूवमेंट में, और रिप्रोडक्शन में, ये जो बच्चे वगैरह कोई भी जानदार पैदा करता है तो इसमें भी बहुत एनर्जी चाहिए होती है। तो लिहाजा यहाँ पर कैसे इस एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है हम बेसिकली पढ़ेंगे। कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी इन एक्वायरिंग एनर्जी, इन ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी, और इवन गोइंग थ्रू द लाइफ प्रोसेसेस। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि अगर लेट्स से दैट ये मतलब लाइफ प्रोसेस फ्लो ऑफ एनर्जी हो रहा है तो इसमें एनर्जी हासिल करने के लिए रिडॉक्स रिएक्शंस का सहारा लिया जाता है। रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो बॉडी में होते हैं, और आप कह लो कि रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं कि ऑक्सीडेशन होती है और रिडक्शन होती है। ऑक्सीडेशन होती है और रिडक्शन होती है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की मदद से आप कह लो कि एनर्जी हासिल की जाती है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, अगर ऑक्सीडेशन होगी, रिडक्शन होगी तो फिर एनर्जी हासिल होगी, तो उस एनर्जी का हसूल जो है वो हमारे लिए क्या, कहां पर काम आएगा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हमारे को ये बेसिकली लाइफ प्रोसेसेस कैरी ऑन करने के लिए काम आएगा। तो लाइफ प्रोसेस में आपको बता चुका हूं, ग्रोथ इन्वॉल्व है, मूवमेंट्स इन्वॉल्व है और रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व है। अब स्टूडेंट्स मैं आपसे ये बात करूंगा कि इसमें होता ही है कि मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की मदद से हो रहा है ना, एनर्जी का महसूल हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये है स्टूडेंट्स कि ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का लॉस, या और रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का गेन। तो आप कह लो कि इलेक्ट्रॉन ही एनर्जी को जो है वो ट्रांसफर करता है, देता है। इलेक्ट्रॉन इज द बेसिक सोर्स। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन भी यही है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। तो स्टूडेंट्स वही बात मैं आपसे बार बार कर रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनर्जी सोर्स हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो है डिपेंड करता है कि ये एटम में कहां पर है, किस सिचुएशन में है, उस हिसाब से एनर्जी देंगे। आप याद रखिएगा, अगर लेट्स से दैट मेरे पास एक न्यूक्लियस है और उसमें अगर लेट्स से दैट मेरे पास इसके शेल्स हैं किसी भी एटम के, तो आप याद रखिएगा कि ये E1 है और ये E2 शेल है और ये E3 शेल है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो इस इलेक्ट्रॉन में होगी जो न्यूक्लियस सबसे ज्यादा दूर होगा। तो इफ यू वांट टू टेक इट टू दी अनदर एटम, ठीक है, और यहाँ पर जो है ये E1 है और E2 है, यानी दो शेल हैं, तो E3 से इलेक्ट्रॉन आ रहा है E2 के अंदर। एक एटम से निकल रहा है इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम में जा रहा है। तो आप देखो वो हाई एनर्जी ऑर्बिटल से लो एनर्जी ऑर्बिटल में जा रहा है, एनर्जी रिलीज करके जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है वो रिलीज हो जाएगी, वो किसी और इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी, किसी और बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आ जाएगी, और फिर वो बॉन्ड फिर टूटेगा और एनर्जी को हमें देगा। समझ रहे हैं? एटीपी की बातें मैंने आपसे पिछले लेक्चर में की हैं। तो इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली अ सोर्स ऑफ एनर्जी। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन बुनियादी सोर्स है, बुनियादी जरिया है किसका, एनर्जी का। ये आपने नहीं भूलनी बात। चले यहाँ पे एक और एग्जांपल को हम कोट कर लेते हैं कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन के अंदर है, ठीक है, ये ऑक्सीजन है, लेट्स से दैट, ठीक है, ऑक्सीजन एटम है
इलेक्ट्रॉन जो है जब वो ऑक्सीजन के पास है तो ये स्टेबल, इलेक्ट्रॉन को कोई जरूरत नहीं एनर्जी देने की और वो स्टेबल है और मतलब अपनी नॉर्मल कंडीशन में वो रह रहा है। तो स्टूडेंट्स अब एक बात जरूर याद रखना, अगर ये ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ उसको ड्रैग कर लिया जाए, इस इलेक्ट्रॉन को घसीटा जाए, निकाला जाए और ले जाया जाए कार्बन की तरफ, हाइड्रोजन की तरफ, तो यहां पर आप कह लो इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेबल, इलेक्ट्रॉन्स यहां पे स्टेबल नहीं है। कहां पे? कार्बन के अंदर, हाइड्रोजन के अंदर। जब जहां पे इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं है वहां से इलेक्ट्रॉन फिर दोबारा उस जगह पे आना चाहेगा जहां पे वो स्टेबल है। तो ये ड्रैगिंग की गेम चलती है फिर एलिमेंट्स के अंदर, एटम्स के अंदर। इलेक्ट्रॉन्स from the oxygen move to the carbons to the hydrogens, and again from the hydrogens to the carbons they move back to the oxygens। और फिर जब कार्बन और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन वापस आते हैं ऑक्सीजन की तरफ तो एनर्जी रिलीज करके आते हैं। सो बहुत एनर्जी आपको पता है हीट की शक्ल में जाया हो जाती है, लेकिन बहुत सी एनर्जी मॉलिक्यूल्स के बनाने में काम आती है। यही हम पढ़ रहे हैं चैप्टर बायोएनर्जेटिक्स, यानी कि एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाने के काम आती है, एफएडीएच मॉलिक्यूल्स बनाने के काम आती है, FeDH2, और NADH मॉलिक्यूल्स बनाने के काम आती है, निकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड्स, इसके अलावा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट्स। तो ये जादुई लफ्ज है जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, इनके बारे में मैंने तफसील में बात करनी है आपसे। तो स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पे अब एक अमेजिंग पंडोरा समझाता हूँ। स्टूडेंट्स देखो, लेट्स से दैट हमारे पास ये है कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड समझ, सिंपल लफ्जों में समझो इसको, और ये है कंपाउंड ए, और ये भी हमारे पास है कंपाउंड, और ये है कंपाउंड बी। अब हाइड्रोजन यहां से निकलता है और वो चला जाता है कंपाउंड बी के पास, और फिर हाइड्रोजन यहां से निकलता है, वो चला आता है कंपाउंड ए के पास। बेसिकली हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन एक प्रोटॉन है। हाइड्रोजन आयन की अगर मैं बात करूं तो ये तो सिर्फ ओनली प्रोटॉन है, हाइड्रोजन आयन तो ओनली प्रोटॉन है। लेकिन अगर मैं बात करूं सिर्फ हाइड्रोजन की, तो ये याद रखो, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है और ये इसके गिर्द घूमने वाला इलेक्ट्रॉन है। तो मैं आपको एक बात बताता चलूं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके गिर्द ये घूम रहा है, तो ये हाइड्रोजन तो एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम हुआ ना फिर, यानी हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हाइड्रोजन मूव कर रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा हुआ ना। तो यही सारी गेम है। कहते हैं जी इलेक्ट्रॉन का निकलना किसी कंपाउंड में से ऑक्सीडेशन है, किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन लेके आना जो है वो रिडक्शन है। तो स्टूडेंट्स इस बात को समझें कि अब वो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है या हाइड्रोजन निकल रहा है तो कोई फर्क ही नहीं है, क्योंकि अगर किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन निकल रहा है तो इसका क्या मतलब है कि वो हो रही है ऑक्सीडेशन। अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो क्या मतलब है? वो हो रही है रिडक्शन। तो समझ में आया क्या फिनोमेना है? सो दैट मेक्स एन आइडिया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। ये सिर्फ और सिर्फ गेम है हाइड्रोजन के आने और जाने की। हाइड्रोजन के आने जाने से एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, और जब ये एनर्जियां तब्दील होती हैं तो कुछ एनर्जियां हम गेन कर लेते हैं और स्टोर कर लेते हैं एटीपी की शक्ल में। जब पैसे लूटे जा रहे होते हैं तो फिर हर किसी को लूटे जा रहे होते हैं, तो कुछ लोग पैसा गेन करके संभालते हैं और कुछ लोग साथ ही यूज कर लेते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, होप सो पसंद आया होगा। इसमें मैंने आपको बताया ऑक्सीडेशन रिडक्शन लाइफ में कैसे इन्वॉल्व है। सारी गेम हाइड्रोजन के आने जाने की है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की है, और यही हम स्टडी करते चले जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी ख्याल रखिएगा। मजीद वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, उनको फॉलो जरूर कीजिएगा, और जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा।